Hello friends, how are you? I am back with another interesting video on power sharing. This is the second part of the power sharing. In this video, we will talk about the majoritarianism in Sri Lanka. कि इस मेजोरिटेरियनिज्म श्रीलंका में क्या है और इसको कैसे समझेंगे। इसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 10th के पावर शेयरिंग के लाइन बाय लाइन करेंगे और इसमें आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डील करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल पे इसका वीडियो दिया हुआ है, आप फर्स्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, पहला चैप्टर समझ सकते हैं। इस वीडियो में सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको लाइक कर दीजिए। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। सबसे पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है। मेजोरिटेरियनिज्म, अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वेयर मेजोरिटी शुड मेक द रूल्स फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ ए नेशन। ये बड़े सिंपल तरीके से मैंने लिखा है, इसको तैयार किया है। इसको आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का डेफिनेशन में कोई गलती नहीं है। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जहाँ पे मेजोरिटी जो है वो सब कुछ रूल बनाती है। ऑल मेंबर्स यानी कि राष्ट्र में या देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए केवल मेजोरिटी ही जो सरकार जहाँ पे बनाती है या सारे रूल्स बनाती है, उस ऐसे डेमोक्रेसी को क्या बोलते हैं? मेजोरिटेरियनिज्म। फिर से समझ लीजिए, कोई ऐसा देश, ऐसा लोकतांत्रिक देश जहाँ पे सारे नियम कानून, सारी सरकार का पूरा जो एक अधिकार मेजोरिटी के पास होता है या मेजोरिटी बनाती है, उसे क्या कहते हैं? मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा टर्म है हमारा सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या है? अ वॉर बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल हु लिव इन द सेम कंट्री। तो एक ऐसा युद्ध है, सिविल वॉर को हिंदी में बोलते हैं गृह युद्ध, यानी कि जो देश में ही लड़ा जा रहा हो, अंदर की तरफ, बाहर में नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो अंदर में ही लड़ा जा रहा हो। आपको याद होगा कि अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो अमेरिकन सिविल वॉर देश में ही लड़ा गया था। तो एक ऐसा युद्ध जहाँ पे देश के आपस में ही नागरिक जो है आपस में ही युद्ध करते हों, उसको क्या बोलते हैं? सिविल वॉर बोलते हैं। तो ये दो टर्म्स हमें समझ में आ गए। पहला क्या है? पहला है मेजोरिटेरियनिज्म, a form of democracy where majority should make the rules for all members of a nation, and second is civil war, गृह युद्ध, a war between groups of people who live in the same country। जो एक ही कंट्री में जो जितने भी लोग रह रहे हैं आपस में अगर सब कुछ झगड़ा करने लगे तो उसको क्या बोलेंगे? सिविल वॉर बोलेंगे। ठीक है, अब आप देखिए, ये जो आपको डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये मैंने बनाने की कोशिश की है, या आप अपने कॉपी में बना सकते हैं। कि जो 74% हैं वो सिन्हला स्पीकर्स हैं और वो कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं? वो बुद्धिज्म को मानते हैं। ठीक है, वो बुद्धिस्ट हैं सारे के सारे। 18% जो हैं वो तमिल स्पीकर्स हैं। इसमें दो लोग आते हैं, इसमें 13% श्रीलंकन तमिल्स आते हैं और 5% इंडियन तमिल्स आते हैं। ये बात आपको मैंने बताया था पहले। और 7% कौन आते हैं? जो सिन्हला तमिल दोनों स्पीकर्स हैं और वो क्रिश्चियंस हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने रिलीजन है श्रीलंका में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप बताएंगे बुद्धिज्म है, हिंदूज है, इस्लाम है, क्योंकि मुस्लिम नहीं बोलेंगे, मुस्लिम तो कम्युनिटी हो गई, मुस्लिम तो कम्युनिटी हो गई, इस्लाम धर्म होगा और ये क्रिश्चियंस होगा। तो क्रिश्चियंस, इस्लाम, हिंदू और बुद्धिज्म। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पॉइंट हमें समझ में आ गया। अब क्या हुआ था, मेजोरिटेरियनिज्म क्या हुआ था, कि भाई क्या कौन सा ऐसा रूल बनाने लगे थे मेजोरिटी श्रीलंका में? ऐसे मेजोरिटी जो थे कौन थे? सिन्हला थे। सिन्हला का कितना स्पीकर थे? 74% थे। तो ये कौन से इसी रूल बनाने लगे थे कि यहाँ पे इनको बोल दिया गया मेजोरिटेरियनिज्म। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्रीलंका आज़ाद बना हुआ कब, इंडिपेंडेंट कब हो गया? 1948 में। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 48 में श्रीलंका आज़ाद हो गया। तो जब ये आज़ाद हो गया, इसने क्या किया कि सिन्हला बिकेम द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज थ्रू द एक्ट ऑफ 1956। 1956 को एक ऐसा एक्ट पास किया जिसमें कहा गया कि सिन्हला को ही एक मात्र ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज कई हैं, हिंदी इंग्लिश तो है ही, बाकी राज्य सरकार अपने अपने आधार पर उसको तैयार कर सकती है। ये केंद्र सरकार ने उनके ऊपर छूट दे रखा है। तो हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज दो है, तो हमने कभी भी किसी तरह से किसी को अंडरमाइन नहीं किया, ऐसा नहीं किया कि उनके इंटरेस्ट को डिसरिगार्ड किया है।
तो सिन्हा वालों ने क्या किया कि अपना लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया 1956 के एक्ट से, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट फॉलोड, जो मेजोरिटी गवर्नमेंट थे, जो सिन्हा लोगों की गवर्नमेंट थी, कि गवर्नमेंट फॉलो प्रेफरेंशियल पॉलिसी। अब ये प्रेफरेंशियल पॉलिसी क्या होता है? प्रेफरेंशियल पॉलिसी का मतलब है जहां पे हम प्रेफर करते हैं, जहां पे हम प्राथमिकता देते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो मेजोरिटी की सरकार होगी वो मेजोरिटी वाले लोगों की प्राथमिकता देगी, वो केवल सिन्हा बोलने वाले लोगों को ही प्राथमिकता देगी। तो वैसी नीतियों को बनाने लगे जो प्रेफरेंस देते हैं। तो प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं? जो सिन्हा बोलते हैं, ठीक है। और जो बुद्धिज्म को मानते हैं उनको प्रेफरेंस दिया जा रहा है। कैसे दिया जा रहा है? इसमें कहा गया है कि सिन्हा स्पीकर्स कैन कैन इजिली गेट यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि उनको बहुत आसानी से यूनिवर्सिटी पोजीशन मिल जाएगा और गवर्नमेंट जॉब्स भी मिल जाएगा। ये प्रेफरेंशियल पॉलिसी उन्होंने तैयार किया, ठीक है। साथ ही साथ इन्हें दूसरा काम भी किया, एक तो पॉजिटिव काम किया अपने लोगों के लिए, दूसरा इन्होंने क्या किया, नेगेटिवली देखा जाए यहाँ पे, ये देखिए, द गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। अब ये यहाँ पे कौन है, इनको, जो ये तमिल स्पीकर थे, इनको क्या किया, इनका इक्वल पॉलिटिकल राइट्स छीन लिया, इनको डिनाई कर दिया, कहा कि नहीं आपको नहीं देंगे। डिस्क्रिमिनेशन होने लगा किनके खिलाफ, उनके खिलाफ, तमिल स्पीकर के खिलाफ। इन गेटिंग जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि इनको जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा है, इनके कम्युनिटी को किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं मिल रहा है, सारा अधिकार इनको मिल रहा है। यानी कि सिन्हा स्पीकर्स मेजोरिटी में आ जाने के बाद सब चीज़ों में आगे रहने लगे, उनको यूनिवर्सिटी पोजीशन मिल गया, गवर्नमेंट जॉब्स मिल गया, ठीक है। अब जब ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है श्रीलंका वालों को बुरा लगेगा। आप अपने देश में अगर इस तरह से काम करेंगे कि मेजोरिटी वाली सरकार सब कुछ अपना मनमाना तरीके से काम करने लगे, और जो भी माइनॉरिटी में है, हमारे यहाँ तो और भी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, हमारे यहाँ तो हिंदूज़ के बाद मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, उसके बाद जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं। तो हम कभी उनके इंटरेस्ट को डिसरिगार्ड नहीं करते, इसीलिए हम लोग खुशी से रहते हैं, हमारे यहाँ कभी भी सिविल राइट्स नहीं होते। लेकिन वहाँ पे ऐसा था, उन्होंने डिसरिगार्ड कर रहे थे। तो श्रीलंका वालों ने क्या किया कि स्ट्रगल करना शुरू किया, कि अब संघर्ष करते हैं, अब ऐसा करते हैं कि अब चलो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, बहुत ज़रूरी हो गया है। तो श्रीलंका वालों ने जब स्ट्रगल शुरू किया तो उन्होंने कई तरह की पार्टियां लॉन्च की कि भाई हमारे लिए तो कोई पार्टी काम ही नहीं कर रही है, सब पार्टी तो सिन्हा स्पीकर के लिए काम कर रही है, तो हम अपने लिए एक पार्टी बनाते हैं। और उन्होंने पार्टी बनाना शुरू किया, और उन्होंने सरकार के सामने, यानी कि सिन्हा स्पीकर्स की जो सरकार थी उनके सामने उन्होंने डिमांड्स रखे। क्या क्या डिमांड्स रखे? पहला डिमांड्स ये था, रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि तमिल जो इनकी भाषा थी, सिन्हा तो इनकी भाषा थी, सिन्हा स्पीकर जो बुद्धिस्ट बोलते थे, तो जिसमें हिंदू मुस्लिम थे, ये जो हिंदू मुस्लिम थे, इसमें जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे, इनको बोला गया कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज मेरा घोषित कर दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए, रिकॉग्नाइज कर दीजिए कि मेरा भी ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, आपका भी लैंग्वेज होगा, दोनों हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में देखेंगे। दूसरा इनका डिमांड क्या था? रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी मतलब कि आपका, मेरा स्टेट में, मेरा एक एरिया में एक मेरा अधिकार हो, मेरा एक अधिकार हो, और उसमें सरकार बनाने का, उसमें काम करने का मेरे ऊपर ये अधिकार हो, मेरे ऊपर ये राइट्स हो कि हम कैसे भी काम कर सकते हो। तो उसको रीजनल ऑटोनॉमी बोला गया, एक क्षेत्रीय अधिकार बोला गया, ठीक है। थर्ड क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि देखिए अब यहाँ पे क्या मिल रहा था कि जो सिन्हा बोलते हैं उनको बहुत आसानी से यूनिवर्सिटी पोजीशन मिल जाएगा, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। अब तमिल वाले जो लोग हैं वो तो सिन्हा बोल नहीं सकते, इसका मतलब कि जो तमिल वाले हैं उनको यहाँ पे जॉब नहीं मिल रहा है, उनका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो उन्होंने अपना डिमांड क्या रखा कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, किसमें? इन सिक्योरिंग एजुकेशन, शिक्षा में, और नौकरी में, जॉब्स में, ठीक है। तो ये इन्होंने एक तीसरा डिमांड रखा। उसके बाद नेक्स्ट डिमांड उनका क्या था? एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम। एलम का मतलब यहाँ पे स्टेट है, यानी कि उनका एक स्टेट होना चाहिए नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट ऑफ द श्रीलंका। अब नॉर्थ और ईस्ट पार्ट ऑफ श्रीलंका जो था वो किसका एरिया था? वो था श्रीलंकन तमिल्स का। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, जो पावर शेयरिंग का फर्स्ट वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था कि
आप देख रहे होंगे कि आपके मैप में जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं किताब में, मेजोरिटेरियनिज्म के ठीक नीचे एक मैप बना हुआ है जिसमें रेड कलर से नॉर्थ ईस्ट पार्ट में रेड कलर से बना हुआ है। उस एरिया में वो चाहते थे कि तमिल एलम बने, एक राज्य उनका अपना इंडिपेंडेंट बन जाए, सरकार हो लेकिन इंडिपेंडेंट स्टेट बने। तो ये उनके डिमांड्स थे, किनका? श्रीलंकन तमिल्स का। अब ये डिमांड्स को नहीं, उनको डिनाई कर दिया जा रहा था, बार बार मना कर दिया जा रहा था। क्यों मना कर दिया जा रहा था? क्योंकि भाई यहाँ पे तो सिनेरा स्पीकर्स थे, यहाँ पे सिनेरा स्पीकर्स थे, तो उनको बार बार डिनाई कर दिया जा रहा था। तो इसका बाद में क्या इम्पैक्ट पड़ा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि अब लोग युद्ध करने लगे, गृह युद्ध पे बात आ गई, सिविल वॉर छिड़ गया। सिविल वॉर छिड़ने की वजह से, क्योंकि नाखुश थे जो तमिल से स्पीकर थे, जो क्रिश्चियंस थे, इनकी बात नहीं रखी जा रही थी कहीं से भी। डेमोक्रेसी का सीधा सा क्या मतलब होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है इक्वालिटी। डेमोक्रेसी के बेसिक आइडियल्स हैं इक्वालिटी और जस्टिस। अगर इक्वालिटी आपके साथ नहीं हो रहा है, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो श्रीलंका में जिस तरह से वहाँ पे श्रीलंकन तमिल के साथ हो रहा था और तमिल स्पीकर के साथ हो रहा था, उसको डेमोक्रेसी कभी नहीं कहा जा सकता। डेमोक्रेसी का सीधा सा मतलब है जहाँ पे समानता के साथ सभी को देखा जाए, परखा जाए। तो यहाँ पे जब ये सिविल वॉर शुरू हो गया, सिविल वॉर शुरू हो जाने के बाद क्या उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? देखिए इम्पैक्ट को देख लीजिए अच्छे से। इम्पैक्ट ऑफ सिविल वॉर, इम्पैक्ट ऑफ सिविल वॉर में हमने देखा है कि थाउजेंड ऑफ पीपल हैव बिन किल्ड। अब सिविल वॉर हो रहे हैं तो इधर के भी लोग मरेंगे, उधर के भी मरेंगे, उस कम्युनिटीज़ के भी मरेंगे, इस कम्युनिटीज़ के भी मरेंगे। नुकसान किसका होगा? अल्टीमेटली देश का ही होगा। देश की एजुकेशन व्यवस्था खराब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आप हमेशा अगर लड़ते रहिएगा तो शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार कीजिएगा? नौकरी पे कब जाइएगा? काम पे कैसे जाइएगा? आपका इकोनॉमी कैसे अच्छा होगा? एजुकेशन खराब हो जाएगा, हेल्थ पॉलिसी खराब हो जाएगी, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ चला जाएगा? सिर्फ लड़ने में। तो पूरा का पूरा जो देश का विकास है वो रुक सा जाएगा अगर सिविल वार होता है तो। और सिविल वार होने का क्या रीज़न है कि अगर सारे आपके कंट्री में जितने भी ग्रुप्स हैं अगर वो खुश नहीं हैं तो सिविल वार होना निश्चित है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? पावर शेयरिंग करना चाहिए। अगर आप सिविल वार को नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं सिविल वार अवॉइड हो जाए, सिविल वार ना हो, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? उसके लिए पावर शेयर करना चाहिए। लेकिन श्रीलंका में तो ऐसा हो नहीं रहा था। तो इम्पैक्ट ऑफ सिविल वॉर में पहला क्या हुआ? थाउजेंड ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड। सेकंड क्या हुआ? फैमिलीज लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, उन्होंने अपना जीवन यापन खो गए, उनका बहुत सारे फैमिलीज। और तीसरा क्या था? फैमिलीज वर फोर्स टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजी, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो श्रीलंका छोड़ के दूसरे देश चले गए। तो हम लोग ऐसे केस में देखते हैं कि बहुत सारे देश से लोग इधर से उधर जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं। तो जो कोई कंट्री अपना ज़मीन छोड़ता है या देश छोड़ता है तो उसके पीछे उसके साथ बहुत सारा कारण जुड़ा होता है और इसलिए वो छोड़ता है। तो इस पूरे वीडियो में हमने ये देखा कि पावर शेयरिंग में मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका या मेजोरिटेरियनिज्म का क्या रोल है, पावर शेयरिंग में मेजोरिटी ऑफ डेमोक्रेसी का क्या रोल है। इसमें हमने देखा कि सिनेला किस तरह से अपने स्पीकर्स जो गवर्नमेंट बनाया उन्होंने किस तरह से डिसरिगार्ड किया तमिल स्पीकर के कम्युनिटी को, और साथ ही साथ तमिल स्पीकर्स ने क्या क्या डिमांड रखे। तो ये क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, तो ये आपके सारे आंसर हो गए। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्रेफरेंशियल पॉलिसी लाया गया था, तो प्रेफरेंशियल पॉलिसी की स्टार्ट आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले एक एक्ट पास किया गया 1956 में जिसमें सिनेला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल policies. Sinhala speakers can easily get university position and government jobs. The government policies denied Tamil speakers equal political rights, discriminated against them in getting jobs and opportunities. तो ये 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई किसी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इम्पैक्ट ऑफ सिविल वॉर क्या है, तो आप ये भी बता सकते हैं। ये 2 से 3 नंबर का आएगा और ये आप 3 पॉइंट लिखेंगे, आपका 3 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ज़रूर से ज़रूर करने ले रहे हैं। ऐसे जो
भी क्वेश्चंस हैं वो हमेशा सीबीएसई आता है, और हमेशा कभी ऐसा होता है कि कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया, कभी घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया, तो ये क्वेश्चंस आते हैं। तो दो टर्म्स को आपको याद रखना है, ये जो दो टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सिविल वॉर और मेजोरिटेरियनिज्म, ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आपको पूरी तरह से ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो जितने भी डेफिनेशन हैं उसको हम लोग हर वीडियो में करेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बेसिक पार्ट को समझेंगे, वो क्या है, कैसे है, और किस तरह से पावर शेयरिंग कितना ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, इसको एंड करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए और इसको समझिए, डिस्कस कीजिए। साथ में इसको ये भी देखिए कि इससे और रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चन निकालने का, किताब पढ़ने का ज़रूर आदत डालिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड स्टे सेफ।